नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है विधवा जेठानी की एक दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज हर दिन की तरह आज भी अपने ऑफिस जा रहा था कि तभी उसका 5 वर्ष का बेटा आकर कहता, पापा मेरे लिए ऑफिस से आते वक्त चॉकलेट लेकर आना। सूरज ने अपने 5 वर्ष के बेटे के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकर आ जाऊंगा। तभी वहाँ सूरज के बड़े भाई का बेटा नीरज भी आता और कहता, चाचा मुझे भी चॉकलेट खानी है, आप मेरे लिए लाएंगे। सूरज ने उसके ऊपर भी बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊँगा। तभी वहाँ सूरज की पत्नी सुलोचना आकर कहती, कोई ज़रूरत नहीं है चॉकलेट लाने की, पहले घर के खर्च कम है कि आप इनके लिए चॉकलेट लेकर आएं, फालतू में पैसे बर्बाद करोगे। तब सूरज ने कहा, बच्चों ने कोई हमसे हमारी जायदाद नहीं मांग रही, सिर्फ चॉकलेट मांगी है तो लेकर आ जाऊंगा ना। तब सुलोचना ने कहा, लेकर आनी है तो एक ही लेकर आना, सिर्फ मेरे बेटे बंटी के लिए, और किसी के लिए भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सूरज कहता, तुम 10 रुपए की चॉकलेट के लिए इतना नाटक कैसे कर सकती हो? नीरज भी बच्चा है, हमारे बेटे की उम्र का है, क्या उसका चॉकलेट खाने का मन नहीं होता? तब सुलोचना ने कहा, चाहिए तो अपनी माँ से जाकर कहना, यहाँ पर क्यों आ जाता है ये हर बार अपनी डिमांड लेकर। तब सूरज कहता, सुलोचना तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम तो भाभी की हालत से पहले से ही परिचित हो। भैया के जाने के बाद वह पहले से ही दुखी रहती हैं, और नीरज भी तो अपने पापा को याद करता होगा ना। यदि वह मुझ में अपने पापा की छवि देखकर कुछ कह देता है तो तुम्हें दुख क्यों होता है? सुलोचना मुँह चिराते हुए वहाँ से चली जाती और सूरज दोनों बच्चों से कहता कि शाम को ऑफिस से आते वक्त मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट लेकर जरूर आऊँगा। कहते हुए सूरज ऑफिस चला जाता और शाम को जब लौट कर आता तो अपने बेटे बंटी और नीरज दोनों के लिए चॉकलेट लेकर आता, जिसे देख दोनों बच्चे खुश होते। और सुलोचना मुँह चिराते हुए कहती, रुता तो सारे पैसे दूसरों पर, आखिरकार मेरी इस घर में सुनता कौन है? सूरज सुलोचना की बात पर ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन सावित्री, जो रिश्ते में सुलोचना की जेठानी थी, सुलोचना से कहती, सुलोचना तुम ऐसा मत करो, मेरे बेटे का स्कूल से नाम मत कटवाओ, उसे पढ़ने दो, पढ़ेगा तो आगे जाकर कुछ बन जाएगा। तब सुलोचना ने कहा, मैंने कौन सा रोका है, आप जाकर उसकी फीस जमा कर दीजिए, स्कूल में नाम लिखा जाएगा। मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं कि मैं फालतू में पैसे लुटाती फिरूं। इनकी 1 महीने की पगार आती है, उससे मैं अपने बेटे को तो मुश्किल से पढ़ा पा रही हूँ। आप चाहती हैं कि आपके बेटे को भी पढ़ाऊँ तो जाइए, आप जाकर स्कूल की फीस जमा कर दीजिए। तब सावित्री कहती, तुम तो मेरी हालत से परिचित हो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं नीरज की फीस जमा कर सकूं? आहा, हाथों में तो सोने के कंगन पहने हुए हैं और कहती हैं पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ मैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरे भोले भाले पति से पैसे रूठना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी गरीबी का नाटक कर कर अपने पैसे तो छुपा कर रखती हो और मेरे सारे पैसे खर्च कराना चाहती हो। तब सावित्री ने कहा, सुलोचना यही झूठ है, मेरे पास कोई पैसे नहीं। तब सुलोचना कहती, यदि पैसे नहीं तो बेच दो अपने सोने के कंगन और पढ़ा लो अपने बेटे को। तब सावित्री कंगन को देखते हुए कहती, सुलोचना तुम तो जानती हो यह मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है, मैं आखिर इन्हें कैसे बेच दूँ? तब सुलोचना कहती, यहाँ पर भी कोई खैरात नहीं बाती जा रही है कि जब भी आओ और मुंह खोलकर पैसे ले जाओ। तभी वहाँ सूरज आता और सुलोचना पर गुस्सा होते हुए कहता, सुलोचना तुम किस तरीके से भाभी से बात कर रही हो? और भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैंने नीरज की स्कूल की फीस जमा करती है, अब हमारा नीरज पहले की तरह फिर से स्कूल जाएगा और मेरे होते हुए नीरज की पढ़ाई कोई भी नहीं रोक सकता। तब सुलोचना कहती, इसकी क्या ज़रूरत थी, पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो ना। तब सूरज कहता, नीरज उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में बंटी पढ़ता है। सुलोचना गुस्से में वहाँ से चली जाती और सावित्री हाथ जोड़ते हुए सूरज से कहती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और कहते हुए वहाँ से चली जाती।
सूरज कमरे में जाता तो सुलोचना गुस्से में बेड पर बैठी हुई थी। सूरज सुलोचना से कहता, हे, यदि हमारे 2 बच्चे होते तो क्या हम उनमें भेदभाव करते? बंटी और नीरज दोनों ही तो हमारे बच्चे हैं। तब सुलोचना ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह भी सिर्फ बंटी। नीरज मेरा बेटा नहीं है। तब सूरज ने कहा, लेकिन नीरज है तो इसी घर का बेटा ना, और तुम तो जानती हो कि भाभी उसकी फीस नहीं भर सकती, तो उसकी फीस भरना हमारी जिम्मेदारी हुई ना। तब सुलोचना कहती, भाभी उसकी फीस क्यों नहीं भर सकती? हाथ में तो सोने के कंगन पहने हुए हैं और बातें ऐसे करती हैं जैसे 1 रुपये भी नहीं उनके पास। मैं कहती हूँ वह तुम्हें मूर्ख बना रही हैं। तब सूरज कहता, भाभी झूठ नहीं बोलती। तब सुलोचना कहती, मुझे भी सोने के कंगन चाहिए, जाकर लेकर आओ। तब सूरज ने कहा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें सोने के कंगन दिला सकूं। तब सुलोचना कहती, दूसरों पर उतारने के लिए तो बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। तब सूरज कहता, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम किसी भी बात को समझना ही नहीं चाहती। देखना एक दिन तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। कहते हुए सूरज वहाँ से चला जाता। सुलोचना मन में सोचती, मुझे अपनी जेठानी का कुछ तो करना ही होगा, वरना यह तो सारे पैसे उन पर ही लुटा देंगे। और वहाँ सावित्री जी अपने पति की फ़ोटो देखते हुए कहती, मैं कंगन कैसे बेच दूँ? यही तो आपकी आखिरी निशानी है मेरे पास। जब इन्हें देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि आप मेरे पास हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि सावित्री दुखी मत हो, बुरे दिन भी निकल जाएंगे। आप हमेशा यही कहते थे ना। मैं जानती हूँ कितने मेहनत से आपने पैसे जोड़कर मेरे लिए कंगन लिए थे और कहा था इन कंगन को हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। तो आप ही बताइए अब मैं इन्हें कैसे बेच सकती हूँ? लेकिन सुलोचना भी सच ही तो कहती है, नीरज मेरा बेटा है तो उसकी पढ़ाई की और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कोई काम ढूंढ लूँ जिससे कुछ पैसे कमा सकूँ और अपना और नीरज का खर्च चला सकूँ। आंसू पोंछते हुए सावित्री कहती है। दूसरे दिन सावित्री काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगती कि तभी उसकी मुलाकात उसकी दोस्त संजना से होती है। संजना उसे बताती कि वह एक फैक्ट्री में काम करती है, यदि तू भी चाहे तो चल सकती है मेरे साथ। सावित्री को तो काम चाहिए था और वह संजना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब यह बात सूरज को पता चलती तो वह अपनी भाभी से कहता, भाभी आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। तब सावित्री ने कहा, देवर जी आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और मेरे बेटे नीरज के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बारी मेरी है। आखिरकार मैं नीरज की माँ हूँ, तो एक माँ होने का फर्ज निभाने से मुझे मत रोकिए। सूरज अपनी भाभी से कुछ नहीं कहता, लेकिन सुलोचना को इसमें भी परेशानी होने लगी और वह सावित्री से कहती है, देखिए भाभी आपको जहाँ जाना है तो जाइए, लेकिन घर के सारे काम मैं अकेले नहीं करूँगी। पहले अपने हिस्से के काम कीजिए और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाया कीजिए। अब सावित्री सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती और फिर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाती। और फिर 15 दिन बाद सूरज सुलोचना से कहता है कि उसे जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है, इसलिए वह कल सुबह ही घर पर आ पाएगा। कहते हुए सूरज चला जाता और उसी रात नीरज की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। उसे बहुत तेज बुखार था, वही बुखार से तप रहा था। सावित्री मन में सोचती, अब मैं क्या करूं? इसे तो डॉक्टर को दिखाना होगा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं। मैं जाकर सुलोचना से पैसे मांगती हूँ, फिर बाद में दे दूंगी। सावित्री सुलोचना के कमरे में जाते हुए कहती, सुलोचना नीरज की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना होगा, तुम कुछ पैसे दे दो। तब सुलोचना ने कहा, आज भी पैसे मांगने आ गई? दिखाना है तो अपनी कमाई के पैसे से दिखा दो अपने बेटे को। तब सावित्री कहती, तुम तो जानती हो अभी मुझे काम करते हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं और मेरी तनख्वाह तो 1 महीने बाद मिलेगी, तो इस वक्त मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। तुम कुछ पैसे दे दो, तनख्वाह मिलते ही साथ में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तब सुलोचना ने कहा, आखिरकार भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी, लेकिन मुझे भी भीख देने का कोई शौक नहीं। यदि पैसे चाहिए तो अपने सोने के कंगन मुझे दे दो और पैसे ले लो। तब सावित्री कहती, सोने के कंगन? तब सुलोचना ने कहा, क्यों, बेटे से भी ज़्यादा प्यारे हैं यह सोने के कंगन? तब सावित्री बिना कुछ बोले वही कंगन उतार कर सुलोचना को देने रखती। उसकी आंखों में आंसू थे और सुलोचना के चेहरे पर मुस्कान थी कि तभी सूरज वहां आकर कहता है, भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सुलोचना से कहता, नीरज बीमार है और तुम्हें यहाँ पर भाभी के सोने के कंगन चाहिए? कैसी औरत हो तुम? एक बच्चे को बुखार में तड़पता हुआ कैसे देख सकती हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलिए भाभी
हम नीरज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कहते हुए सावित्री और सूरज नीरज को डॉक्टर के पास लेकर चले जाते और सुलोचना मन में सोचती, इन्हें भी इसी वक्त आना था। यदि थोड़ी और देर करते थे वह सोने के कंगन आज मेरे हो जाते, लेकिन इन्हें इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब सूरज सावित्री से कहता, भाभी अच्छा हुआ कि मुझे जिस जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था वही कैंसिल हो गया और मैं सही वक्त पर घर आ गया। सूरज और सावित्री नीरज को डॉक्टर के पास दिखाकर घर वापस आ जाते। सूरज सावित्री से कहता है, भाभी नीरज को सही वक्त पर दवाई देते रहना, देखना हमारा नीरज बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए फिर से सूरज का शुक्रिया किया और अपने बेटे को कमरे में लेकर चली जाती। और सूरज सुलोचना से कहता है, अपने स्वार्थ में इतने भी मत गिर जाना कि कभी किसी से आंखें भी ना मिला सको। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और एक दिन सुलोचना अपने बेटे बंटी को लेकर मार्केट जाती, जहां सुलोचना अपने लिए साड़ी देख रही थी और बंटी अपनी गेंद के साथ खेलते खेलते रोड पर पहुंच जाता कि तभी एक गाड़ी सामने से आती और बंटी का एक्सीडेंट हो जाता, जिसमें उसके सिर से बहुत खून निकलता। सुलोचना भागते हुए अपने बेटे के पास जाती और उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती। हॉस्पिटल से वह सूरज को फ़ोन करती, सूरज भी सीधा हॉस्पिटल जाता और जब यह खबर सावित्री को मिलती तो वह अपने बेटे नीरज के साथ हॉस्पिटल जाती, जहां डॉक्टर कहते बंटी की हालत गंभीर है और बंटी का ऑपरेशन करना हुआ और उसके लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। तब सूरज ने कहा, मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। तब सुलोचना कहती, इसलिए कहती थी पैसे जोड़ कर रखो, लेकिन तुम्हें तो मुफ्त में पैसे लुटाने की आदत हो गई है ना। अब देखो हमारे बेटे को जब पैसे की ज़रूरत है तो हमारे पास पैसे ही नहीं। तब सूरज ने कहा, तुम इस वक्त भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। तभी सावित्री सूरज से कहती है, भैया आप एक कंगन बेच दीजिए और हमारे बेटे बंटी की जान बचा लीजिए। तब सूरज कहता है, भाभी मैं आपके ये कंगन कैसे बेच सकता हूँ, यह तो भैया की आखिरी निशानी है ना। तब सावित्री कहती है, जो चला गया उसकी आखिरी निशानी रखकर मैं क्या करूँगी। अभी जो है उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे लिए इन कंगन से ज़्यादा कीमती मेरा बेटा है। यह सुन सुलोचना की आंखों से आंसू बहने रखते, क्योंकि उसने एक दिन सावित्री से पूछा था कि आपके लिए ज़रूरी कंगन है या बेटा। तब सुलोचना सावित्री से माफ़ी मांगते हुए कहती, भाभी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज आप मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपने कंगन बेच रही हैं जो जेठ जी की आखिरी निशानी है आपके पास। मैं इस बात को कभी नहीं समझ सकी कि आपके लिए यह कंगन कितने कीमती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैंने तो हमेशा अपनी बुरी नज़र आपके कंगन पर रखी। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब सावित्री ने कहा, बंटी मेरा भी बेटा है ना, और अपने बेटे के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। देवर जी आप क्यों बैठे हैं, जाइए कंगन बेच कर आइए और हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। सूरज जाकर वह कंगन बेच देता, जिसके बाद बंटी का ऑपरेशन होता और उसकी जान बच जाती है। तब सूरज सुलोचना से कहता, कहा था ना इतनी भी गिर मत जाना कि कभी किसी से नजर भी ना मिला सको। याद है ना भाभी एक दिन तुम्हारे पास आई थी जब नीरज की तबीयत खराब थी, तुमने उन्हें 100 रुपये देना भी जरूरी नहीं समझे और आज उन्होंने तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए अपने कंगन बेच दिए, जो उनके लिए उनके पति की आखिरी निशानी थी। तुम समझ भी नहीं सकती कि वह कंगन उनके लिए कितने महत्व रखते थे। यह सुन सुलोचना की आंखें शर्म से झुक जाती। कुछ दिनों बाद बंटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता और अब सूरज नीरज से भी उतना प्यार करती जितना अपने बेटे बंटी से, और सावित्री को कभी भी अपमानित नहीं करती। अब वह सब खुशी खुशी एक ही घर में साथ रहते थे। सावित्री को इस बात का एहसास हो चुका था कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं रखता। क्या आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है? यदि आई है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट भी जरूर किया कीजिएगा कि आप आगे किस टॉपिक पर कहानी देखना चाहते हैं और मेरे द्वारा लिखी गई कहानी आपको कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।